Very good morning, children. So we will do a quick recap and last answer रह चुका है तो वो खत्म करके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे आज. The School Boy आपका लेसन नंबर 17 है, पेज नंबर 71 है. लास्ट क्लास ऑलरेडी 1 2 3 3 स्टांजास कर चुके हैं हम. तो मैंने यहाँ पे पहले ही लिख के रखा है. पहला स्टांजा जो है क्या है, पहले ये पोम किसके बारे में है. एक बच्चा है, स्कूल बॉय है जो ना खुश है. ही इज नॉट हैप्पी. एंड बिकॉज व्हाई ही इज अनहैप्पी, because he doesn't like to go to school. And what is the reason, we will see that in the stanza. And then they are comparing the child to the bird who is in the cage and to the plant. दो के साथ कंपैरिजन हो रही है, एक तो प्लांट के साथ और दूसरा बर्ड के साथ जो केज में है. तो यहाँ पर फर्स्ट लाइन में आई लव टू राइज इन द समर मॉर्न, तो मुझे उठना अच्छा लगता है समर मॉर्निंग को. आई लव. उसके बाद में क्या बता रहे हैं, उसके बाद में व्हेन द बर्ड सिंग ऑन एवरी ट्री, हर एक पेड़ में जब जो पक्षी है गाते हैं मुझे अच्छा लगता है. द डिस्टेंट हंट्समैन विंस हिज हॉर्न. विंस हिज हॉर्न तो माने क्या, जब उसका तुहरी जो है, जो शिकारी है उसका तुहरी जो है दूर से, डिस्टेंस में दूर से जो तुहरी है बजाता है. और जो स्काइलार्क जो पक्षी है वो भी मेरे साथ जब गाता है. ये सब जो इन सब की कंपनी जो है, इन मीठी मीठी कंपनी जो है मुझे बहुत पसंद है करके पहले आंसर में सब पॉजिटिव बोल रहे हैं कि मुझे इतना पसंद है समर मॉर्निंग करके. मगर दूसरे ही स्टैंसर में बट करके, बट लेकिन मुझे टू गो टू स्कूल, वही समर मॉर्निंग में स्कूल जाना तो मुझे ड्राइव्स ऑल द जॉय, कि मेरे पूरे जो खुशियां है वो नष्ट हो जाती है या चली जाती है करके बता रहे हैं. ड्राइव्स ऑल द जॉय. तो ये ड्राइव्स ऑल द जॉय सब क्या है, एक फ्रेज है. फ्रेज माने मैंने पहले ही आपको बताया हुआ है, पहले पिछले लेसन में उसको वाक्यांश बोलते हैं. यानी कि जो पूरा सेंटेंस तो नहीं है मगर उससे उस वर्ड्स के साथ हम उसको उसका अर्थ हम समझ सकते हैं. उसके बाद क्या बता रहे हैं कि it drives all the joy away under a cruel eye outworn. under a cruel outworn माने मैंने बताया जो जो आउटडेटेड है, जो आजकल के स्कूल जैसा नहीं है, पूरा स्ट्रिक्ट टीचर्स है. और पुराने जमाने के स्कूल में जैसे स्ट्रिक्ट टीचर्स होते थे, खेल कूद ज्यादा नहीं होता था, तो उसलिए बोल रहे हैं अंडर द क्रूएल आउटवोन. आउटवोन यानी कि जो आउटडेटेड है, जो आज के जैसे फन टाइप का स्कूल नहीं है करके बता रहे हैं. ठीक है ना. तो उसके बाद में व्हाट वी लर्नड, द लिटिल वन स्पेंड द डे इन साइंग एंड डिस्मे. जो लिटिल वंस हैं, जो मैं सिर्फ नहीं, जो सब छोटे छोटे बच्चे हैं, अपना स्पेंड द डे यानी अपना दिन कैसे व्यतीत करते हैं, साइंग और डिस्मे यानी कि बहुत ही आह भरी, और डिस्मे यानी निराशा के साथ वो लोग अपना दिन पूरा व्यतीत करते हैं. तो ये जो है दो स्टैंजर हमने पढ़ा था. उसके बाद जो है हमको, हम जाएंगे अभी आपका थर्ड और फोर्थ. थर्ड भी रिकैप करेंगे, उसके बाद में हम लोग फोर्थ स्टैंजर आज पढ़ने वाले हैं. फोर्थ थर्ड स्टैंजा में क्या बता रहे हैं, हाउ कैन अ बर्ड, कैसे, हाउ, कि एक बर्ड को आप पिंजरे में बंद कर दो और उसको बोलते हो कि, एक बर्ड को पिंजरे में बंद कर दो और बोलते हो कि उसको जो है ना खुश, बॉर्न फॉर जॉय, बॉर्न फॉर जॉय जो पैदा हुआ है खुशी के लिए, वो कैसे तुम केज में रह के कैसे गाना गाएगा, हाउ विल ही सिंग. So how can a bird that is born for joy sit in a cage and sing? How can a child with fear? तो वैसे ही कंपेयर, मैंने बोला था ना आपको, बर्ड को चाइल्ड के साथ, चाइल्ड यानी कि स्कूल बॉय के साथ कंपेयर कर रहे हैं कि जब उसको डर होता है, फियर्स अनॉयज, तो वो भी क्या है, पक्षी जैसा अपने कंधों को, जैसे पक्षी अपना विंग्स जो है ड्रूप करता है, अपना टेंडर नाजुक विंग्स को ड्रूप करता है, तो बच्चा भी ऐसा ही है, अपना जो है फॉरगेट यानी भूल जाएगा, अपना क्या भूल जाएगा, अपना यूथफुल, यूथफुल स्प्रिंग. तो बच्चा भी भूल जाता है कि कैसा वो अपना जो यूथफुल स्प्रिंग है अपना भूल जाता है करके वो बता रहे हैं. सो तो बच्चा
खुश होने के लिए भूल जाता है करके बता रहे हैं। फिनिश्ड? Yes, shall I go to the next? So we will go to the last stanza. Oh father, तो last stanza हम लिखेंगे, तो ये recap हो गया आपका। तो लास्ट आंसर देखिए, लास्ट आंसर क्या है? ओ फादर एंड मदर, कमा इफ बट्स आर निप्ड। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है निप्ड, ईडी है, मगर ऐसे अपोस्ट्रोफी डी करके लिखा है, इसको कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं, ताकि हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख रहे हैं निप्ड। तो ओ फादर एंड मदर बट्स आर निप्ड, तो हम पहले मीनिंग समझेंगे। तो बट्स का मीनिंग जो है कलियां है। पहला क्या होता है? बड आता है ना बच्चों, ऐसे बड जैसे रहता है फूल में, फूल आने से पहले बड रहता है, उसके बाद में से उसमें से फूल होता है ना बच्चों। तो इसको बड, कली जो है उसको बड बोलते हैं, और इसको जो है उसके बाद खिलने के बाद, तो ये दोनों का प्रोसेस क्या हो रहा है? ब्लॉसम। ये ब्लॉसम ही खिलना होता है, फूल का खिलने को ही ब्लॉसम बोलते हैं। ओके, खिलने को ही ब्लॉसम बोलते हैं। तो अभी आगे हम पढ़ने वाले हैं, इसलिए मैं ये ड्राइंग किया है। ओ फादर एंड मदर इफ बड्स आर निप्ड एंड ब्लॉसम्स, देखिए वो वर्ड आ रहा है, देखिए ब्लॉसम्स ब्लोन अवे, ब्लोन अवे, तो खिलने से पहले ही वो कली को निकाल देते हैं हम, उसका मतलब है। ये भी चाहिए तो आप ड्रॉ कर लीजिए। तो ऐसा करना, मीनिंग के साथ पढ़ेंगे तो बहुत ही अच्छा समझ में आएगा आपको। एंड इफ द टेंडर, टेंडर माने क्या बच्चों? ऑलरेडी ये वर्ड पढ़ चुके हैं, टेंडर विंग्स यानी नाजुक, टेंडर प्लांट्स आर स्ट्रिप्ड, जो बहुत ही नाजुक पौधे जो हैं उनको जो है हम पहले ही स्प्रिंग में बढ़ने से पहले ही हम तोड़ देते हैं, स्ट्रिप्ड यानी तोड़ देते हैं। तो नाजुक, जो नाजुक, नाजुक, ओके। सो एंड इफ द टेंडर प्लांट्स आर स्ट्रिप्ड, स्ट्रिप्ड यहाँ पे पोम में जैसे लिखा है वैसे ही लिख रही हूं मैं, स्ट्रिप्ड। फिर ऑफ देयर जॉय, किससे स्ट्रिप्ड? हम कैसे उनको किससे वंचित करते हैं? स्ट्रिप्ड यहाँ पे क्या मीनिंग रहेगा? वंचित। ऑफ देयर जॉय इन देयर स्प्रिंगिंग डे, स्प्रिंगिंग माने क्या बच्चों? वसंत का जो ऋतु होता है ना, उस टाइम में फूल सब खिलते हैं ना बच्चों। तो उस टाइम में जब खिलने ही वाले हैं, और जब एक नाजुक पौधा जो है अब जब खिलने ही वाला है, तब हम उसको तोड़ देते हैं, यानी कि उनको उनके खुशी से वंचित कर देते हैं करके। कब, कौन सा टाइम है? स्प्रिंगिंग डे, जब वे जब ब्लॉसम होने वाले हैं, स्प्रिंग में ही ब्लॉसम होते हैं ना बच्चों, तो ब्लॉसम होने वाले हैं, तब हम उनको क्या कर देते हैं? हम उनको उनके खुशी से वंचित कर देते हैं करके वो बता रहे हैं। ठीक है ना बच्चों? तो यहाँ पर मीनिंग समझ लिया ना अभी आप लोग, कि यहाँ पर जॉय तो खुशी ऑलरेडी हमको मालूम है, यहाँ पे स्ट्रिप्ट यानी कि वंचित हम लिख सकते हैं। ठीक है ना? ऑलरेडी ब्लॉसम का मीनिंग मैंने लिखा हुआ है। Understood the line? So what they're saying, oh father and mother, if buds are nipped and the blossoms blown away, and if the tender plants are stripped of their joy in the springing day, तो क्या होगा? किससे? By sorrow and cares dismay, cares dismay, तो sorrow यानी दुख, ओके, एंड कैस डिस्मे यानी कि निराशा, डिस्मे यानी कि निराशा से। तो दुख और निराशा से उनको अगर हम ऐसे क्या बोले, पैदा होने से पहले, इसका मतलब क्या है? कि वो जब बच्चे जो है छोटे बचपन से अभी खुशी हो के खुश खुश होके रहना चाहिए, मगर हम क्या करते हैं? उनको बहुत प्रेशर डाल के, तो हम उनको उनका जो बचपन है वो छीन देते हैं करके उसका मतलब, बोलने का मतलब है यहाँ पर, कि उस टाइम का जो पढ़ाई था स्कूल में ऐसा था। सो हाउ, क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं? हाउ शैल द समर, समर अराइज, enjoy
अगर ये सब होगा कि उनको खिलने से पहले ही तोड़ दिया जाएगा और प्लांट्स को संचित किया जाएगा कि उनके उनको स्प्रिंग में खिलने से पहले, तो ये सब होगा तो समर जब आएगा तो कैसे, ग्रीष्म जब सीजन आएगी ना, तो ग्रीष्म ऋतु जब आएगी, समर अराइज, तो कैसे हम उसको जॉय के साथ, खुशी के साथ हम रह सकते हैं। और बोर्ड दिख रहा है, और द समर फ्रूट्स अपीयर, तो समर में हमको कैसे फ्रूट्स मिलेंगे, फल मिलेंगे, क्योंकि क्या है, जब पहले फ्लावर होता है, अभी आम का पेड़ ही देखिए, पहले क्या होता है, वहां पर छोटे छोटे कली लगती हैं, फिर वो क्या होते हैं, फ्लावर बनते हैं, फिर फ्लावर के साथ हमको उसके बाद ही फल मिलते हैं। तो ये एक प्रोसेस है ना बच्चों। तो बर्ड से हमको फ्लावर मिलता है, फिर फ्लावर से हमको फ्रूट मिलता है। तो अगर यहाँ पे ही वो कट गया तो ये फल कैसा हमको मिलेगा करके वो बोल रहे हैं। अंडरस्टूड। सो व्हेन यू आर निपिंग ऑफ द बर्ड, निपिंग माने बर्ड में ही उसको निकाल देना, निप कर देना, तो निप कर दिया, तो फिर कैसा हमको वो जो टेंडर प्लांट्स आर स्ट्रिप्ड, एंड इफ टेंडर प्लांट्स आर स्ट्रिप्ड, किससे स्ट्रिप किया जा रहा है, किससे वंचित किया जा रहा है, खुशी से वंचित किया जा रहा है। कब वंचित किया जा रहा है, स्प्रिंगिंग डे में, जब खिलने का टाइम हो तब का। तो उस यहाँ पर क्या बताना चाह रहे हैं कि जब ठीक उसी प्रकार बच्चे की को जो आजादी जो है, या जो खिलने खेलने का समय है, उस टाइम में उसको हम क्या करते हैं, जब उन्हें निराशा और वंचित सताती है। तो ऐसे ही हम वहां पे शुरुआत फर्स्ट लाइन में बोला था ना कि बच्चे को एक प्लांट के साथ कंपेयर किया जा रहा है, तो ये पैराग्राफ में ही है जो प्लांट्स के साथ कंपेयर किया जा रहा है, और उससे पहले वाले पैराग्राफ में बर्ड के साथ केज में कंपेयर किया जा रहा है। सो थर्ड स्टैंसर में केज के बर्ड इन केज, in fourth stanza, they are comparing with the plant. Clear? Shall we go to the question answer? I hope this stanza is explanatory enough. Already we have written the meaning of summer, grishma, sorrow. Already we लिख चुके हैं हम, दुख, dismay, all that we have written already. निराशा already पहले stanza में लिख चुके हैं। तो जो जो नया है मैंने अभी लिख दिया है, blossom, कली and नाजुक पौधे, सो भी है मैंने लिख दिया है। Clear? Shall I move to the question answer? Yes. We will go to the question answers. So first question answers, what is the first question? And this poem is written by William Blake, that also we have seen already. Yes. So let's go to the question answer. What is the first question says? A. Find 3 or 4 phrases in the stanza. तो क्या कर रहे हैं? 3 or 4 phrases निकालने हैं। क्वेश्चन नहीं लिख रही हूं मैं, वहां पर बुक में है। कौन से स्टैंजा में फ्रेजेस निकाले हैं? स्टैंजा 1 में, यानी कि फर्स्ट स्टैंजा में क्या क्या फ्रेज है जो जो क्या है, जो अपना बच्चे को रिफ्लेक्ट करता है। रिफ्लेक्ट, रिफ्लेक्ट यानी कि क्या, उसके जो खुशी पर, हैप्पीनेस एंड जॉय, चाइल्ड के हैप्पीनेस और जॉय, जॉय पे क्या है, रिफ्लेक्ट, कैसे रिफ्लेक्ट करता है करके बता रहे। तो कौन सा फ्रेज है बच्चों? द फ्रेजेस, आंसर इधर से लिखते हैं, द फ्रेजेस और वर्ड्स आर, और द फ्रेजेस या वर्ड्स क्या है, तो पहला क्या, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा है वर्ड और फ्रेजेस, ऐसे वर्ड या फ्रेजेस दोनों, तो इसलिए हम और करके ऐसे, ये ऐसे बार डाला तो स्लैश डाला तो वर्ड या फ्रेजेस कुछ भी लिख सकते हो आप। फ्रेजेस और वर्ड्स आर क्या क्या है, क्या लिखा है फर्स्ट स्टैंजा में, क्या है? लव टू राइज, मुझे पसंद है सुबह उठना, लव टू राइज, वो एक स्टैंसर है नंबर 1। दूसरा स्टैंसर क्या है? स्काइला, पक्षी जो है मेरे साथ गाता है, सिंग्स विथ मी, ये एक फ्रेज है। तीसरा स्टैंसर क्या है? स्वीट कंपनी, उनकी जो स्वीट कंपनी है मुझे पसंद है। तो ये 3 ही फ्रेजेस फर्स्ट स्टैंसर में यूज किया जा रहा है। आप ये भी लिख सकते हो, हंट्समैन विंस द करके हिज हॉर्न, ये भी लिख सकते हो, हंट्समैन विंस द हॉर्न करके।
ओके, कि विंस का मतलब क्या है, ब्लोज है ना, तो दैट्स ऑल्सो अ फ्रेज, विंस हिज हॉर्न. सो यू कैन राइट दीज थ्री विच आर इजी. स्काईलार्क सिंग्स विथ मी, लव टू राइड, स्वीट कंपनी, ये तीन फ्रेज जो है फर्स्ट स्टैंजा में यूज किया है. बोर्ड रब करूं बच्चों? यस. तो सेकेंड क्वेश्चन आंसर पे जाएंगे. इसका एक्सप्लेनेशन सब मैं पोम करते वक्त ही दे चुकी हूँ. ओके. मुझे उठना पसंद है, मुझे स्काईलार्क पक्षी के साथ गाना पसंद है, और इन लोग का ये जो हंसमैन का तुहरी बजाना, ये जो स्काईलार्क्स है, बर्ड जो सिंग करता है हर एक पेड़ पे, ये उसका कंपनी मुझे पसंद है. तो अभी सेकेंड क्वेश्चन आंसर पर जाएंगे हम लोग. सेकेंड क्वेश्चन आंसर पे क्या दिया है? इन सेकेंड स्टैंजा बी में, इन सेकेंड स्टैंजा में, स्टैंजा 2 में क्या किया है? द मूड चेंजेस. क्यों, क्या मूड चेंज का मतलब क्या है? पहले स्टैंजर में तो बहुत खुश है, बोल रहा है कि मैं स्वीट, मैं समर मॉर्न को बहुत बहुत ये पसंद है, वो पसंद है, बहुत खुश खुश है. मगर सेकंड स्टैंजर में उसका पूरा मूड ही बदल जाता है. तो वो क्यों, क्या है वो फ्रेज, मुझे बताइए करके. विच फ्रेज, विच, कौन से शब्द से या कौन से फ्रेज से आपको पता चलता है कि उसका मूड बदल गया है करके, वो ही क्वेश्चन है वहां पर. तो हम आंसर क्या लिखेंगे? फ्रेज, क्वेश्चन लिख रही हूं मैं, रिफ्लेक्ट द चेंज्ड मूड. क्वेश्चन ये है. तो अभी आंसर लिखेंगे हम लोग. आंसर में क्या है? द वर्ड, ऐसे यही लिखोगे आप, वर्ड ऑफ फ्रेजेस दैट रिफ्लेक्ट, जिससे हमको पता चल रही है, यहाँ पे विच है, आपको दैट लिखना है. दैट रिफ्लेक्ट चेंज्ड मूड, चेंज्ड मूड, कि हमको कैसे का दैट कौन से फ्रेज और वर्ड से मालूम पड़ रहा है. आर, एक, क्या है एक तो, इट ड्राइव्स अवे ऑल माई जॉय, मेरी पूरी खुशी चली जाती है करके बता रहे ना. इट ड्राइव्स ऑल जॉय अवे, मेरी पूरी खुशी चली जाती है. दूसरा क्या बता रहे हैं? इन, कैसे पूरा दिन कैसे व्यतीत होता है? इन साइंग एंड डिस्मे, ऐसे करके हमने पढ़ा था ना बच्चों. इट ड्राइव्स ऑल माई जॉय अवे, मेरी पूरी खुशी जो है चली जाती है. इन साइंग एंड डिस्मे. ओके. कैसे व्यतीत होता है मेरा दिन? पूरा निराशा के साथ और आह भरी से व्यतीत होता है करके हमने पढ़ा था. तो दिस इज द आंसर फॉर द सेकेंड वन. तो यहाँ इस जो पोम में है, जो भी फ्रेजेस यूज किया है उसका एक्सप्लेनेशन ही मांग रहे हैं. बहुत इजी है इसका क्वेश्चन आंसर. आपको जो भी पोम में लाइंस है, अगर आप पोम को याद रिसाइट कर लोगे अच्छी तरह, तो इसका आंसर्स लिख पाओगे आप. ठीक है ना? ये सब पोम में है आपका, ये लाइंस. और ये जो भी है क्वेश्चन से लिख के, रिफ्लेक्ट मूड चेंज करके आपको क्वेश्चन से लिख के लिखना है. तो अगला प्रश्न पे जाएंगे हम लोग. सी, अ क्रूएल आई आउटून, इसका मतलब क्या है? वहां पे ऑप्शंस दिया हुआ है, स्टैंसर 2 में है इसका. स्टैंसर 2 में दिया हुआ है. इट रेफर्स टू, रेफर्स टू किसको, किसका, इससे क्या मतलब पड़ रहा है? मैंने बोला था ना आपको, आउट वो माने आउटडेटेड, पहले पुराने जमाने में बहुत ही आजकल जैसे खेल कूद सिखा के ऐसे सब नहीं सिखा रहे हैं, तो इसलिए फर्स्ट ऑप्शन में द क्लासरूम विच इज शैबी, क्लासरूम बहुत शैबी, शैबी एंड नॉइसी, शैबी माने बहुत अनक्लीन है और बहुत ही नॉइस है करके फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है वहां पर. आप ऑप्शंस वहीं पे आपके टेक्स्ट बुक में है. 2 में द लेसन्स विच आर डिफिकल्ट, लेसन जो है बहुत ही डिफिकल्ट है, आसान नहीं है, और बहुत ही अनइंटरेस्टिंग है, इंटरेस्टिंग नहीं है करके बता रहे हैं. फिर थर्ड ऑप्शन में दिया गया है द डल एंड अनइंस्पायरिंग लाइफ. अनइंस्पायरिंग लाइफ तो क्या है? कौन इंस्पायरिंग होता है? स्कूल में टीचर्स होते हैं, मगर वहां पे बहुत ही डल माहौल रहता है, बहुत डल माहौल, और अनइंस्पायरिंग लाइफ एट स्कूल.
स्कूल में जो है किसी के साथ देख के हमको प्रेरणा नहीं मिलती है, ऐसा माहौल है। बहुत ही डल और अनइंस्पायरिंग लाइफ एट स्कूल विद लॉट्स ऑफ वर्क, बहुत सारा काम, एंड नो प्ले, और नो प्ले, और कुछ खेल कूद नहीं है। मगर आजकल कैसे है, प्ले वे मेथड में, जैसे अभी मैं आपको सिखाती हूँ, सब आपको ड्राइंग्स करके आपको समझ में आने जैसे आपको सिखाते हैं। अभी इंग्लिश भी आपको हिंदी में समझा के हम पढ़ा रहे हैं, तो वी आर ट्राइंग टू गिव यू द बेस्ट। तो पहले जमाने में बहुत स्ट्रिक्ट रहते थे, तो उनको लगता था कि वो अनइंस्पायरिंग लाइफ है, और विद लॉट्स ऑफ बहुत सारा काम है और कोई खेल कूद नहीं है। इसीलिए ये जो क्रूअल आई और आउटवोन है, वो इस ऑप्शन को ही आप चुनोगे। ये फर्स्ट और सेकंड वाला मैं बोर्ड पे नहीं लिख रही हूँ कि ऑलरेडी वहां पर है आपका, आप देख लीजिए। द क्लासरूम वॉज शैबी लिखना है, लिख लेती हूँ। द क्लासरूम वॉज शैबी एंड नॉइसी। जैसे मैं अभी लिख रही हूँ शैबी, मेरा हैंडराइटिंग बहुत गंदा है ना, यहाँ पे शैबी, शैबी माने जो नहीं ठीक है, साफ है, क्लीन नहीं है। द लेसन्स विच आर डिफिकल्ट एंड अनइंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग। ओके, तो ये सब ऑप्शन नहीं है, यही ऑप्शन है आपका। लास्ट सवाल पर जाएंगे हम। ओके, सो ये वहां पर ही बुक पर ही है, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ टिक कर दीजिए, थर्ड ऑप्शन सही है। All right, let's go to the last question. So last question D क्या है? Why cannot a bird be joyful in a cage? तो ये तो बहुत ही आसान सवाल है ना बच्चों। क्यों केज में, क्यों एक जो पिंजरे में पक्षी है वो क्यों ना खुश रह सकता है करके पूछ रहे हैं। तो ये तो कॉमन क्या है, क्योंकि वो उड़ नहीं सकता ना बच्चों। तो व्हाई कैन नॉट अ बर्ड बी जॉयफुल इन अ केज? अ बर्ड, फिर बर्ड, पहले बर्ड क्या करता है वो लिखिए। अ बर्ड सोर्स हाई, सोर्स हाई यानी कि उड़ता है बहुत हाई, अप इन द स्काई, हाई अप इन द स्काई। जो पहला जो है बर्ड क्या करता है, जनरली बर्ड का क्या फितरत है कि वो जो है बहुत ऊपर उड़ता है। बर्ड सोस हाई अप इन द स्काई, पहले वो, एंड रोम्स फ्री थ्रू आउट द डे, पूरा दिन अपनी मर्जी से, थ्रू आउट द डे, अपनी मर्जी से फ्री होके घूमता है ना। उसको कोई पाबंदी नहीं है ना बच्चों, फ्री थ्रू आउट द डे। फिर सो इट कैनॉट, अभी हम ये पहले ये बर्ड का क्या है, कैसा रहता है उसका, जनरली एक बर्ड कैसा रहता है, एक तो ऊपर उड़ता है और ऊपर फ्री, पूरा दिन में फ्री घूमता है। फिर अभी क्या पूछ रहे सवाल में, क्यों खुश नहीं रह सकता है, तो उस सवाल के लिए हम जवाब बने। इट कैनॉट, इट यहाँ पे किसके बारे में बात कर रहे हैं, बर्ड के बारे में बात कर रहे हैं। इट कैनॉट फील एनी जॉय और हैप्पीनेस, सिर्फ जॉय भी लिख सकते हो और हैप्पीनेस, इफ इट इज ट्रैप्ड, ट्रैप भी लिख सकते हैं, केज्ड भी लिख सकते हो, इफ इट इज ट्रैप्ड और केज्ड, विच प्रिवेंट्स इट्स फ्री फ्लाइट। प्रिवेंस यानी कि क्या है, उसका जो फ्री फ्लाइट, फ्री होके घूमता है, आई मीन फ्लाई करता है, उड़ता है, उसको हम प्रिवेंट करता है, तो ऑब्वियसली इट वॉन्ट फील जॉय, नो, वो खुश नहीं रहेगा ना। ओके, so why can't the bird be joyful in the cage? Because it is trapped. The word, the main answer, it is trapped. If the bird is trapped, it can't feel happy. Clear? So are we done? Yes. फुल स्टॉप रखना भूलिए मत, स्टार्टिंग में कैपिटल लिखना भूलिए मत। चलिए अभी लास्ट ऑपोजिट्स करेंगे, एंटोनिम्स करेंगे, फिर बाद में आई होप यू हैव रिटन ऑल दिस। सो
I'm waiting for you all to complete it. Yes. First one, sour. Sour, sour. Sorry, sour. Sour माने क्या है? जो खट्टा रहता है उसको sour बोलते हैं. तो उसका ऑपोजिट क्या हो सकता है? स्वीट. मेरे को स्वीट कंपनी. आपको क्या है? क्वेश्चन पढ़िए. फाइंड द एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द पोम. सो पोएम में ये वर्ड यूज किया हुआ है. कौन सा? फर्स्ट आंसर में मुझे उनका स्वीट कंपनी पसंद है करके बता रहे ना बच्चों. तो ये वर्ड कहाँ पे? फर्स्ट आंसर में यूज किया है. अभी मैं बोर्ड रब करूं. लिख लिया? यस. सेकेंड स्टैंजा में देखिए. सेकेंड, हैप्पीनेस. हैप्पीनेस का ऑपोजिट क्या है बच्चों? सॉरो है. सॉरो, डबल आर, सॉरो. देन सॉरो बहुत जगह पे यूज किया हुआ है, मगर यहाँ लास्ट स्टैंडर में सॉरो अब यूज किया हुआ है. फोर्थ स्टैंडर्ड में. उसके बाद में आपका आ रहा है राइस. राइस फर्स्ट वर्ड में है. राइस का ऑपोजिट है ड्रॉप. ड्रॉप, टेंडर विंग्स को ड्रूप किया जाता है, ड्रॉप किया जाता है. उसके बाद में फोर्थ, हार्ड. हार्ड का ऑपोजिट है टेंडर. सॉफ्ट भी है, टेंडर भी है. मगर पोम में क्या यूज किया है? टेंडर, नाजुक ही यूज किया है, तो वो ही हमको यूज करना है. डिसअपियर. डिसअपियर, अपीयर. ओके, लिख लिया बच्चों? ओके, that's all for today. I hope you all would have got it right. Yes, any doubts you can ask me. No doubts? That's all for today. We have done with the lessons. Clear? Jai Vidya Shakti, Jai Bharat, Jai Hind. Thank you, children, and all the best for your exams. Thank you.